हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले 2-3 क्लास में हम लोगों ने क्या बात की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग जो है ह्यूमन के बारे में समझे, रिप्रोडक्शन के बारे में समझे, मनुष्य में होने वाली प्रजनन की घटनाएं को समझे। मनुष्य में होने वाली 6 घटनाएं थी, 6 घटना के बारे में समझे। उसके बाद बताएं कि ये 6 घटना कब प्रारंभ होती है। तो ये 6 घटना जो है प्यूबर्टी के बाद प्रारंभ होती है, जिसको यौवन बोलते हैं। तो यौवन के बारे में समझे कि नर में यौवन कब प्रारंभ होते हैं, मादा में कब होते हैं, और क्या क्या परिवर्तन होते हैं एक दूसरे में। परिवर्तन के बाद समझने के बाद नर जनन तंत्र के बारे में समझे, प्राथमिक लिंग समझे, द्वितीय लिंग अंग को भी समझे। उसके बाद हम लोग नर जनन तंत्र को समझे, नर जनन तंत्र के संरचना को बनाए। उसके बाद हम लोग जो है वृषण कोष के बारे में बात किए, वृषण कोष क्या है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वृषण पर बात किए। तो वृषण के पढ़ने के बाद आज हम लोग बात करेंगे सहायक नली के बारे में, नर सहायक नली। तो नर सहायक नली क्या क्या बताएं ना, कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो उसमें प्राथमिक लैंगिक अंग आते हैं, सहायक ग्रंथि आते हैं, सहायक नली आते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं। तो ये सबों की बात करते हैं। ये क्या, उसमें हम लोग पहले प्रथम लैंगिक अंग के बारे में समझ चुके थे, एक्सटर्नल जेनिटलिया स्क्रोटम के बारे में भी समझ चुके। आज जो है सहायक नली की बात करेंगे। सहायक नली के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो नर सहायक नली के अंतर्गत रेटे टेस्टिस, भैंस फ्रेंसिया जिसको हिंदी में शुक्र नलिका, अधिवृषण जिसको इंग्लिश में एपिडाइडमिस, और शुक्रवाहिनी जिसको इंग्लिश में भैंस डिफरेंस, और लास्ट में यूरेथ्रा जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नली का अर्थ ये हुए कि टेस्टिस तो शुक्राणु का निर्माण कर दिए, लेकिन उस शुक्राणु को जो है शरीर से बाहर कैसे होंगे, तो नली के द्वारा होंगे। तो वही सब नली, कौन नली क्या कार्य करते हैं, उस नली के बात करते हैं। तो नर सहायक नली में जो है क्या क्या आ जाएंगे, रेटे टेस्टिस, भैंस फ्रेंसिया जिसको हम लोग शुक्र नलिका बोलते हैं, अधिवृषण जिसको एपिडाइडमिस बोलते हैं, शुक्रवाहिनी जिसको भैंस डिफरेंस बोलते हैं, और यूरेथ्रा जिसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेटे टेस्टिस क्या है। यह वृषण के अंदर फैला हुआ संरचना है। वृषण के अंदर फैला हुआ संरचना, चलिए इसका डायग्राम आपसे समझाते हैं। ये हम लोग वृषण का डायग्राम देखे थे। ये एक वृषण का डायग्राम देखे थे। इस वृषण में क्या थे कि बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। कितना होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस में, एक वृषण में पाए जाते हैं। तो कितने वृषण है, 2 वृषण है, दोनों वृषण मिला के 500 कंपार्टमेंट कक्ष पाए जाएंगे। और एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के ही अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिका होते हैं, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म का मतलब शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और सर्टोली सेल जो है स्पर्म को निर्माण करने के लिए पोषण प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर क्या होंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे। इसके अंदर भी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे। यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, 2 दिखाए हैं, 1 दिखाए हैं, 3, 1 से लेकर 3 तक होते हैं। तो क्या होंगे कि ये जो है ये एक्चुअल में टेस्टिस है, इसी को हम लोग बोलते हैं वृषण। और वृषण से ये जो जुड़ा हुआ भाग देख रहे हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण, या फिर इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं, अधिवृषण या फिर एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस। तो वृषण हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रेटे टेस्टिस। तो हम इसमें से ये जो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट को क्या बोला गया है, एक कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला गया है। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस में पाए जाते हैं। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकाल कर देखते हैं हम। मान लेते हैं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ठीक है। ये तीनों सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जाकर एक नली बनाएंगे ऐसे, एक नली बनानी है ना, एक नली बनानी है सब मिलकर। तीनों सेमिनिफेरस टिब्यूल से मिलकर एक नली बनाते हैं। ये नली जो टेस्टिकुलर लोब्यूल से जुड़ा होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो नली होता है उसी नली को हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, 250
रेटेड टेस्टिस भी होंगे, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक रेटेड टेस्टिस निकले हुए हैं। एक रेटेड टेस्टिस में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का नली जुड़ा हुआ है। जाके वो 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जब बनाए, अपना स्पर्म बनाकर ये छोड़े, ये भी स्पर्म बनाकर छोड़े, ये भी स्पर्म बनाकर छोड़े, तो एक कॉमन नली निकलता है किसका? टेस्टिकुलर लोब्यूल का। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल से जो है, टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो एक कॉमन नली होता है, सबके लिए जो एक ही नली होते हैं, इसी नली को हम लोग बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटेड टेस्टिस। तो समझ पाए रेटेड टेस्टिस क्या है, किस नली को बोले? ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स द्वारा बनाया गया शुक्राणु को संग्रहित करता है। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये शुक्राणु को बनाए और ये रेटेड टेस्टिस उसको संग्रहित कर लिया, मतलब ले लिया। तो ये समझ पाए रेटेड टेस्टिस क्या है। अब बात करते हैं अगला शुक्र नलिका, जिसको हम लोग बोलते हैं वैसिफरेंसिया। वैसिफरेंसिया क्या होगा? वैसे ये रेटेड टेस्टिस से शुक्राणु को ग्रहण करता है। चलिए इसको लिखा हुआ अभी थोड़ा देर के बाद समझेंगे, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। एक और टेस्टिकुलर लोब्यूल को बना देते हैं, ठीक है। एक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से और एक ये रेटेड टेस्टिस हो गया। ये दोनों रेटेड टेस्टिस जुड़ गए और एक कॉमन नली बना लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही टेस्टिकुलर लोब्यूल जुटेंगे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल जब सारा सब जुड़ जाएंगे एक साथ तो एक कॉमन नली बनाएंगे। वो देखिए ये भी एक अपना नली बनाकर ले गए, ये भी अपना नली ले गए, ये भी अपना नली ले गए, तो जितना होंगे सब नली एक साथ मिलकर एक कॉमन नली बनाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं वैसिफरेंसिया या फिर शुक्र नलिका। तो वैसिफरेंसिया क्या है? सारा रेटेड टेस्टिस आपस में मिलकर एक कॉमन नली बनाते हैं, उस कॉमन नली को ही हम लोग वैसिफरेंसिया बोलते हैं। समझ पाए? देखिए ये 2 मिलकर, अभी हम यहाँ पे 2 को ही दिखाए हैं, ज्यादा नहीं दिखाए। 250 है, 250 को बना के नहीं दिखा सकते, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। तो समझने के लिए कि ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, दोनों टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक एक रेटेड टेस्टिस निकला होगा। और एक रेटेड टेस्टिस जो है, बहुत सारे रेटेड टेस्टिस आपस में जुड़कर एक नया नली बनाते हैं, उस नली को ही हम लोग बोलते हैं शुक्र नलिका या फिर वैसिफरेंसिया। तो समझ पाए वैसिफरेंसिया क्या है? या रेटेड टेस्टिस से शुक्राणु को ग्रहण करता है। ये मान लिया रेटेड टेस्टिस से शुक्राणु को ग्रहण कर लिया। यहाँ पर इसके पास सिलिया होता है। देखिए ये शुक्राणु जो यहाँ पर बने, तभी ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाए, ये खुद में गति नहीं कर पाएंगे अभी उतना। तो इसको गति में, देखिए ये इसके पास पहुंचेंगे तो ये आगे भेजेंगे इपिडाइडमिस के पास। इपिडाइडमिस क्या करते हैं? उस स्पर्म को 18 से 24 घंटा तक अपने पास रखते हैं और उसको पोषण प्रदान करते हैं ताकि वो परिपक्व हो जाए, खुद से गति कर सके। तो रेटेड टेस्टिस से जब आगे चल जाएंगे वैसिफरेंसिया में, तो वैसिफरेंसिया से अब वो आगे नहीं जा पाएंगे, तो वहां पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिया उस स्पर्म को धक्का देते हैं और इपिडाइडमिस में भेज देते हैं। फिर इपिडाइडमिस उस शुक्राणु को 18 से 24 घंटा तक अपने पास रखते हैं, पोषण देते हैं, उसे परिपक्व होने देते हैं। परिपक्व हो जाते हैं, फिर जो है वो खुद से गति कर सकते हैं। आपको आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि नर युग्मक जो है वो गतिशील होते हैं और मादा युग्मक स्थिर होते हैं। ये समझ पाए? क्या बता कि इसके पास सिलिया होता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सिलिया, नर जनन तंत्र में सिलिया कहाँ पाए जाते हैं? तो शुक्र नलिका में। यह शुक्राणु को अधिवृषण में भेजता है। देखिए ये शुक्राणु को अधिवृषण में भेज दिए, पता है ना कि अधिवृषण जिसको एपिडाइडमिस बोलते हैं, ये 18 से 24 घंटा तक शुक्राणु को अपने पास संग्रहित रखते हैं, तो ये आगे भेज देते हैं एपिडाइडमिस के पास। समझ पाए? ये 2 नली के बारे में अभी हम लोग बात कर दिए, रेटेड टेस्टिस और वैसिफरेंसिया समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और यूरेथ्रा। तो ये 3 पर अभी बात करें, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है हम अभी इसके अलावा जो 3 और हैं उस पर बात करेंगे। क्या क्या है? अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और यूरेथ्रा, नोट कीजिए।